आज हम लोग लेने जा रहे हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखते हैं ऑक्सो एसिड्स नाइट्रोजन के कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ विच मोस्ट कॉमन आर एजेंडर। तो नाइट्रोजन ढेर सारे ऑक्सो एसिड्स बनाता है, जिसमें से मोस्ट कॉमन ऑक्सो एसिड्स हैं। फर्स्ट वन इज हाइपोनाइट्रस एसिड, फार्मूला इज H2N2O2। तो पहला ऑक्सो एसिड नाइट्रोजन का है हाइपोनाइट्रस एसिड, फार्मूला इज H2N2O2। सेकेंड वन इज नाइट्रस एसिड, दैट इज HNO2। थर्ड इज नाइट्रिक एसिड HNO3। एमंगस्ट these ऑक्सो एसिड्स HNO3 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपने ये जो तीन ऑक्सो एसिड देखा नाइट्रोजन का, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड, और उसी को हम आज डिटेल करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नाइट्रिक एसिड HNO3 सबसे पहले हम ले रहे हैं इसका प्रिपरेशन मेथड, और उसमें से भी सबसे पहले लैब प्रिपरेशन, हाउ नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। In laboratory, nitric acid is prepared by heating sodium nitrate or potassium nitrate with concentrated H2SO4 in a glass retort। तो लेबोरेटरी में एक ग्लास रिटॉर्ट में सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट को हम ट्रीट करते हैं, किसके साथ? तो H2SO4 के साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। तो NaNO3 प्लस H2SO4 गिव्स NaHSO4 प्लस HNO3। आप देख सकते हैं कि सोडियम नाइट्रेट जब H2SO4 से रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और साथ में नाइट्रिक एसिड बनता है, HNO3 बनता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Now commercial preparation, how nitric acid is prepared commercially। लार्ज स्केल में नाइट्रिक एसिड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ये देखते हैं। तो याद रहे, नाइट्रिक एसिड का कॉमर्शियल प्रिपरेशन ओस्टवाल्ड मेथड के द्वारा किया जाता है। क्या है ओस्टवाल्ड मेथड? पहले हम स्लाइड देखते हैं। ऑन ए लार्ज स्केल नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड मेनली बाय ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। This method involves catalytic oxidation of ammonia by atmospheric oxygen in presence of platinum rhodium gas acting as catalyst at about 500 Kelvin temperature and 2 to 9 bar pressure to get nitric oxide। तो आपने देखा कि कॉमर्शियल स्केल में नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन ओस्टवाल्ड मेथड के द्वारा किया जाता है। इस मेथड में अमोनिया को ट्रीट किया जाता है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराया जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा। टेम्परेचर यहाँ होता है अबाउट 500 केल्विन और प्रेशर होता है 2 to 9 बार। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा और सबसे पहले बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड दस फॉर्म्ड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन गिविंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना, वह जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आप एयर से ट्रीट कर रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन एक्सेस में है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑलवेज रिमेंबर, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। क्या देख रहे हैं आप? 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। नाउ नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सो फॉर्म डिजॉल्व इन वाटर टू गिव HNO3। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना था, जब उसे हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये बनाता है नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ रिलीज होता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को आप रिसाइकल कर सकते हैं, फिर से उसका ऑक्सीडेशन करा के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, और वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब आप वाटर में एब्जॉर्ब करेंगे तो वह क्या देगा? नाइट्रिक एसिड देगा। तो क्या लिखा है? एक्वस HNO3 thus obtained is concentrated by distillation where about 68% acid by mass is obtained। Further concentration is carried out by dehydration with concentrated H2SO4 where 98% concentrated acid is obtained। तो याद रहे, आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कराया है कहाँ पर? वाटर में। किसका फॉर्मेशन हुआ? नाइट्रिक एसिड का। यहाँ जो नाइट्रिक एसिड बना, जब आप उसका
जो है कंसंट्रेशन करते हैं बाय डिस्टिलेशन, तो वहाँ पर 68% बाई मास नाइट्रिक एसिड बनता है, यानी 68% उसमें एसिड होता है और रेस्ट उसमें वाटर होता है। याद रहे ये जो मिक्सचर मिला, इट बिहेव्स लाइक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यह एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर की तरह बिहेव करता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करता है। इसलिए बचे हुए वाटर को आप सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, उसे बाहर नहीं निकाल सकते। देन फर्दर कंसंट्रेशन हम कैसे करते हैं, तो फर्दर कंसंट्रेशन हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में करते हैं, जहां पर अबाउट 98% कंसंट्रेटेड HNO3 का फॉर्मेशन होता है। NO फॉर्म्ड इन दिस मेथड इज रिसाइकल्ड टू गेट मोर HNO3। ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ जो NO बना है उसे आप रिसाइकल करके और HNO3 बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, नाइट्रिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज ए कलरलेस लिक्विड जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है 231.4 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 355.6 केल्विन। Laboratory grade nitric acid contains 68% of HNO3 by mass and has a specific gravity of 1.504। जो लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड होता है, जो लैब में सप्लाई किया जाता है नाइट्रिक एसिड, वह 68% बाई मास होता है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज नथिंग बट डेंसिटी, जिसका डेंसिटी लगभग 1.504 होता है। Nitric acid behaves like a strong acid and ionizes almost completely in its aqueous solution to give hydronium and nitrate ion। तो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको मालूम है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो अपने एक्वस सोल्यूशन में ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। तो नाइट्रिक एसिड भी अपने एक्वस सोल्यूशन में ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है और नाइट्रेट आयन देता है और साथ में हाइड्रोनियम आयन देता है। देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। HNO3 एक्वस गिव्स H2O लिक्विड प्लस H3O प्लस एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल से कैसे रिएक्शन करता है। यहाँ पर नॉन मेटल्स की रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो इन जनरल हम 4 नॉन मेटल की बात करेंगे, कार्बन की, सल्फर की, फास्फोरस की और आयोडीन की। इनके साथ नाइट्रिक एसिड कैसे रिएक्शन करता है, तो हम ले रहे हैं रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स और इसमें सबसे पहले रिएक्शन विथ कार्बन। सबसे पहले स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा है। कंसंट्रेटेड एंड हॉट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कंसंट्रेटेड और हॉट नाइट्रिक एसिड कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करता है। याद रहे, अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो यहाँ पर सबसे ये फाइनल रिएक्शन वहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको, C + 4HNO3 गिव्स CO2 + 2H2O + 4NO2। डायरेक्ट ये रिएक्शन लिखा है, लेकिन हमने स्लाइड में कोशिश किया है कि आपको स्टेप वाइज बताया जाए ताकि आपको ये रिएक्शन याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े, बड़े इजीली आप उसको तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ होता क्या है। तो सबसे पहले 2HNO3 डिसोसिएट होता है, टूटता है और ये देता है 2NO2 प्लस H2O प्लस नेशेंट ऑक्सीजन। याद रहे क्या रिएक्शन हुआ, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ये नेसेंट ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस करता है, उसमें सबसे पहले रिएक्शन लिखा गया यहाँ 2HNO3 गिव्स 2NO2 प्लस H2O प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन। अब इस नेसेंट ऑक्सीजन से कार्बन रिएक्शन करता है, कार्बन प्लस 2 नेसेंट ऑक्सीजन टू गिव CO2। याद रहे यहाँ पहले रिएक्शन में अगर हम देखें तो नेसेंट ऑक्सीजन सिर्फ एक बना था, जबकि कार्बन 2 नेसेंट ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहा है, इसलिए बनना भी 2 चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। याद रहे पूरे इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब 2 नेसेंट ऑक्सीजन बने और 2 यूज हुए। आप देख सकते हैं नेसेंट ऑक्सीजन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम दोनों स्टेप को ऐड कर देते हैं। क्या होगा, तो कार्बन प्लस 2 × 2 दैट इज 4HNO3, कार्बन प्लस 4HNO3 गिव्स, याद रहे ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ 2 बना था, यहाँ यूज हुआ, कैंसिल आउट हो गया, गिव्स
CO2 प्लस 4NO2 प्लस 2H2O। क्या रिएक्शन हुआ? दैट इज C प्लस 4HNO3 गिव्स CO2 प्लस 2H2O प्लस 4NO2। आपके NCERT के बुक में ये रिएक्शन डायरेक्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ हमने ये शो किया है कि कैसे नाइट्रिक एसिड नेसेंट ऑक्सीजन देता है और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। अगर आप स्टेप वाइज इसको तैयार करते हैं तो ये रिएक्शन आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ आयोडीन। आप देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड एंड हॉट नाइट्रिक एसिड आयोडीन को आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। किसको? आयोडीन को आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। देखिए कैसे, क्या लिखा है देखिए स्लाइड में। कंसंट्रेटेड एंड हॉट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज आयोडीन इनटू आयोडिक एसिड। देखिए रिएक्शन क्या होता है, पैटर्न सेम है। 2HNO3 टूट करके दे रहा है 2NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेप देखिए, I2 प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन, ये बना रहा है I2O5, दैट इज आयोडीन पेंटॉक्साइड। आगे आयोडीन पेंटॉक्साइड वाटर से रिएक्शन करके बना रहा है आयोडिक एसिड, दैट इज 2HiO3। फिर से देखिए 2HNO3 टूट करके दिया 2NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेप में I2 प्लस 5O गिव्स I2O5। याद रहे यहाँ पर 5 नेसेंट ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, मीन्स 5 नेसेंट ऑक्सीजन बनने भी चाहिए। इसलिए हम जो पहला इक्वेशन था उस पूरे इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 नेसेंट ऑक्सीजन बने भी और 5 यूज भी हो गए। अगले स्टेप में आप देखते हैं कि जो I2 बना है सेकेंड स्टेप में, वो थर्ड स्टेप में यूज हो गया है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या रहा? अब हम इन तीनों स्टेप को ऐड करने जा रहे हैं। I2 दिस वन प्लस 10HNO3, कहां से आया? 5 इंटू 2, 10HNO3 गिव्स 2HiO3 प्लस 10NO2, 5 2 जा 10, 10NO2 प्लस 4H2O, दैट इज यहाँ H2O किससे मल्टीप्लाई हुआ था? 5 से, 5H2O था, यहाँ एक यूज हो गया है उसमें से, इसलिए यहाँ H2O कितना अपीयर हो रहा है? 4H2O। तो आपने देखा कि कंसंट्रेटेड एंड हार्ड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज आयोडीन इनटू आयोडिक एसिड। NCERT के बुक में आपको ये इक्वेशन लिखा हुआ मिलेगा डायरेक्ट, लेकिन हमने यहाँ पर स्टेप वाइज शो किया है कि रिएक्शन में हो क्या रहा है, ताकि आपको रिएक्शन को, बैलेंस्ड इक्वेशन को रटना ना पड़े, वो अपने आप आपके सामने आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन विथ सल्फर। तो आप देखेंगे कंसंट्रेटेड एंड हॉट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे भाई? तो 2HNO3 गिव्स 2NO2 प्लस H2O प्लस O, ठीक है। सल्फर आपको मालूम है ऑक्टाएटॉमिक होता है, इसलिए हमने यहाँ S8 लिखा है। S8 प्लस 16 ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं 8SO2। ध्यान दीजिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में एक नेसेंट ऑक्सीजन निकला था, यहाँ 16 यूज हो गए। अब आगे देखिए, ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। क्या रिएक्शन हुआ? SO2 प्लस H2O प्लस O, ये बनाया H2SO4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर टोटल यहाँ पर 8SO2 बने थे, तो नेचुरली यहाँ 8SO2 यूज होने चाहिए थे, इसलिए इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 8 से। क्यों भाई? क्योंकि सेकेंड स्टेप में 8 सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बने थे, तो नेचुरली थर्ड स्टेप में उस 8 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज होने चाहिए, क्योंकि यह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहां पर आपने क्या देखा? इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 8 से। अब ध्यान दीजिए, टोटल नेसेंट ऑक्सीजन कितने यूज हुए? यहां पर 16 यूज हुए थे, यहां पर 8 यूज हुए, टोटल यूज हुए 24। फर्स्ट स्टेप में निकल रहा था मात्र एक नेसेंट ऑक्सीजन, इसलिए पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 24 से। अब हम तीनों स्टेप को ऐड कर देंगे। कैसे भाई? तो सबसे पहले S8 प्लस 48HNO3, कैसे? 24 इंटू 2, दैट इज 48HNO3 गिव्स 8H2SO4
प्लस 48 NO2, कैसे आया 48, 2 इंटू 24, 48 NO2 प्लस 16 H2O, 16 H2O कैसे भाई, यहाँ 24 H2O निकला था, उसमें से 8 H2O यूज हो गया, तो बचा कितना 16 H2O जो अपीयर हुआ है इस एक्सप्रेशन में। एनसीईआरटी के बुक में आपको ये इक्वेशन सीधा सीधा दिया गया है, जिसको याद करना आसान नहीं है, उसके जो कोफिशिएंट हैं इजली याद नहीं होंगे, इनको आप आसानी से बैलेंस भी नहीं कर सकते, इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप मैकेनिस्टिक इसका जो स्टेप्स हैं उसके आधार पर आप इक्वेशन को तैयार करें, ताकि आपको इजीली याद हो जाए, रटना न पड़े। तो आपने देखा कि सल्फर को कंसंट्रेटेड एंड हॉट नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं फास्फोरस की। आप देखेंगे कंसंट्रेटेड एंड हॉट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज फास्फोरस इनटू फास्फोरिक एसिड, सेम वैसा ही स्टेप यहां भी, 2HNO3 gives 2NO2 प्लस H2O प्लस वो। अगले स्टेप में P4, याद रहे फास्फोरस इज टेट्राएटॉमिक, जैसे सल्फर कैसा था, ऑक्टाएटॉमिक था, 8 एटम्स मिलकर उसका मॉलिक्यूल बनाते थे, यहाँ पर फास्फोरस के 4 एटम मिलकर उसका मॉलिक्यूल बनाते हैं, यह टेट्राएटॉमिक होता है। तो P4 प्लस 10 नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स 2 P2O5। अब ये P2O5 आगे वाटर से रिएक्शन किया, P2O5 प्लस 3H2O गिव्स 2H3PO4। अब देखिए यहाँ सेकेंड स्टेप में 2 P2O5 के मॉलिक्यूल अगर बने हैं तो नेचुरली थर्ड स्टेप में 2 यूज होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पर केवल 1 यूज होता हुआ दिख रहा है, इसलिए हमने इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेकेंड स्टेप में 10 नेसेंट ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, तो नेचुरली फर्स्ट स्टेप में 10 बनने चाहिए, इसलिए पहले इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 10 से। अब हम तीनों स्टेप्स को ऐड करेंगे, क्या हुआ भाई, यहाँ पर P4 प्लस 20HNO3, 2 इंटू 10 20HNO3, बाकी सब कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखिए 2 P2O5 यहाँ बना था, ये यूज हो गया, गिव्स 4H3PO4, क्या बना यहाँ पर 4H3PO4, this one 2 into 2 4H3PO4 plus 20NO2 2 into 10 20NO2 plus 4H2O, 4H2O कैसे भाई, फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं 10H2O बना है, 10 में से थर्ड स्टेप में 3H2O, 3 2 जा 6, दैट इज 6H2O यूज हो गए, तो बचे कितने, मात्र 4H2O। तो यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आया, P4 plus 20HNO3 gives 4H3PO4 plus 20NO2 plus 4H2O। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो कंसंट्रेटेड एंड हॉट नाइट्रिक एसिड है वह कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में और आयोडीन को आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। चलिए अब हम बात करेंगे कि कंसंट्रेटेड एंड हॉट नाइट्रिक एसिड मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। रिएक्शन विथ मेटल्स, तो यहाँ सबसे खास बात है कि जो कंसंट्रेटेड HNO3 है, यह एक एसिड होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके कारण यहाँ जो रिएक्शंस होते हैं और रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आप देखेंगे, और कई सारे फैक्टर पर डिपेंडेंट हैं। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्या लिखा है देखिए स्लाइड में, कंसंट्रेटेड HNO3 acts like a strong acid as well as a strong oxidizing agent. It attacks most metals except noble metals such as gold and platinum. Here the oxidation products depend upon the following factors. क्या क्या factors हैं भाई? First, concentration of acid. Acid कितना concentrated है वह decide करेगा product क्या बनेगा। दूसरा क्या फैक्टर है भाई? सेकेंड फैक्टर इज नेचर ऑफ द मेटल। मेटल का नेचर कैसा है, वह हाईली रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है या लिस्ट रिएक्टिव है। मेटल किस टाइप का है वो भी डिसाइड करेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। थर्ड इज
पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल का पोजीशन कहाँ है, वेदर इट इज अबव हाइड्रोजन और बिलो हाइड्रोजन। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप पढ़ते हैं कि जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो सभी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल इज जिंक, जिंक इज अबव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ऊपर है। अगर डाइल्यूट एसिड से जिंक को ट्रीट किया जाए तो वह क्या करेगा, एसिड से हाइड्रोजन रिलीज करा देगा। लेकिन वहीं अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर लाइज बिलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वह हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए वह एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो आप देखेंगे कि मेटल का पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। एंड लास्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रखा गया, लो रखा गया, मॉडरेट रखा गया या हाई रखा गया, ये भी डिसाइड करेगा कि मेटल से जब नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे विथ नाइट्रिक एसिड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। Reaction of nitric acid with some most common metals are as under. First one is reaction with zinc. देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड जिंक से कैसे रिएक्शन करता है। यहाँ पर हमने दो केस लिया है। पहला केस लिया है जब एसिड डाइल्यूट और कोल्ड होता है, यानी एसिड का कंसंट्रेशन कम है और टेम्परेचर भी कम है। और दूसरा केस लेंगे जब एसिड कंसंट्रेटेड और हॉट होता है, यानी एसिड का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। दोनों केसेस में क्या रिएक्शन होता है ये देखते हैं। सबसे पहला केस रिएक्शन विथ जिंक, फर्स्ट ले रहे हैं इसमें ए डाइल्यूट एंड कोल्ड नाइट्रिक एसिड। याद रहे नाइट्रिक एसिड आपने कैसा लिया है, डाइल्यूट लिया है और कोल्ड लिया है। डाइल्यूट एंड कोल्ड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज जिंक इनटू जिंक नाइट्रेट एंड रिलीजेज नाइट्रस ऑक्साइड। इस पर विशेष ध्यान देंगे, कौन सी गैस रिलीज हो रही है। नाइट्रिक एसिड यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होकर के कौन सा ऑक्साइड बना रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट और कोल्ड लेते हैं और ट्रीट कराते हैं जिंक के साथ, तो नाइट्रिक एसिड खुद रिड्यूस होता है किसमें, N2O में, और मेटल को मेटल नाइट्रेट में क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। देखिए रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन का पैटर्न क्या है, 2HNO3 गिव्स N2O प्लस H2O प्लस 4O। देखिए यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितने थे, 3 2 जा 6, N2O में एक ऑक्सीजन आ गया, H2O में एक आ गया, बचे कितने, 4। तो 4 ऑक्सीजन एज नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुए हैं। रिएक्शन क्या हुआ, 2HNO3 गिव्स N2O प्लस H2O प्लस 4O। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन देखिए रिएक्शन करने जा रहे हैं, Zn प्लस 2HNO3 प्लस O क्या बनाया, ZnNO3 ट्वाइस प्लस H2O। याद रहे ये दोनों हाइड्रोजन रिएक्शन कर लेंगे इस नेसेंट ऑक्सीजन से, प्लस H2O प्लस 4O प्लस H2O। सॉरी, इक्वेशन को 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया उसका रीजन देखिए। पहले इक्वेशन में 4 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन बने थे, दूसरे रिएक्शन में मात्र एक यूज हो रहा है, तो यूज यहाँ पर 4 यूज भी होने चाहिए थे, इसलिए इस पूरे इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। अब हम इन दोनों स्टेप्स को ऐड कर देते हैं, क्या होगा भाई, तो आप देखेंगे कि Zn कितना, Zn 4Zn प्लस 10HNO3, 10 कैसे भाई, 4 2 जा 8, 8 और प्लस ये 2, 10HNO3 गिव्स 4ZnNO3 ट्वाइस, ये 4 हो गया, प्लस 5H2O, 5H2O यहाँ पर 4H2O है प्लस 1H2O, 5H2O और प्लस N2O। तो क्या रिएक्शन हुआ भाई, जब जिंक को रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट एंड कोल्ड H2SO4 के साथ, तो आपके बुक में ये रिएक्शन डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, 4Zn प्लस 10HNO3 गिव्स 4ZnNO3 ट्वाइस प्लस 5H2O प्लस N2O। इक्वेशन में कोफिशिएंट ढेर सारे हैं, आप इनको हीट एंड ट्रायल मेथड से लिखकर बैलेंस नहीं कर सकते। ऐसे केस में ज़्यादा अच्छा होता है कि आप देखें कि रिएक्शन किन स्टेप्स में हो रहा है, उसके आधार पर आपको इक्वेशन रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कैसे हो रहा था रिएक्शन,
नेक्स्ट केस देखने जा रहे हैं, जब यही जिंक हॉट और कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए, concentrated and hot nitric acid oxidizes zinc into zinc nitrate and releases nitrogen dioxide। याद रहे, जब डाइल्यूट और कोल्ड एसिड लिए थे तो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हो रही थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब पूछा जाता है केस। और जब आपने कंसंट्रेटेड एंड हॉट नाइट्रिक एसिड से ट्रीट कराया जिंक को तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर्ड गैस। पिछले लेक्चर में आपने देखा था। क्या रिएक्शन हो रहा है भाई, देखिए सेम पैटर्न, 2HNO3 gives 2NO2 plus H2O plus nascent ऑक्सीजन। कैसे भाई, 2 3 जा 6, यहाँ 6 ऑक्सीजन थे रिएक्टेंट में, यहाँ 2 2 जा 4 ऑक्सीजन NO2 के हो गए, प्लस 1 ऑक्सीजन H2O का हो गया, टोटल 5। बचा कितना, सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन बच गया, वो अपीयर हो रहा है वहां। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए Zn प्लस 2HNO3 प्लस O। याद रहे, फर्स्ट स्टेप में एक बना था, सेकेंड स्टेप में एक यूज हो रहा है, इसलिए किसी भी इक्वेशन को किसी भी कोफिशिएंट से हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्या हुआ, Zn प्लस 2HNO3 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स ZnNO3 ट्वाइस प्लस H2O। दोनों स्टेप को हम ऐड करते हैं तो क्या होगा भाई, Zn प्लस 2 जा 4, 2 प्लस 2, Zn प्लस 4HNO3 गिव्स ZnNO3 ट्वाइस। ये देखिए प्लस 2H2O, H2O प्लस H2O, 2H2O प्लस 2NO2, दिस वन। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब जिंक को डाइल्यूट एंड कोल्ड HNO3 से हम ट्रीट करते हैं तो जिंक नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, साथ में गैस कौन सी रिलीज होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन जब जिंक को कंसंट्रेटेड और हॉट HNO3 से रिएक्ट कराते हो उस केस में भी जिंक नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन जो गैस रिलीज होती है वह होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बहुत ही क्लियरली आप इसको तैयार रखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट केस हम लेते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है वह कॉपर से कैसे रिएक्शन करता है। यहाँ भी हम दो केसेस लेंगे। पहला केस जब एसिड डाइल्यूट एंड कोल्ड होगा और दूसरा केस जब एसिड हॉट एंड कंसंट्रेट होगा। अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ मेटल का नेचर बदल गया है। जो जिंक था वह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अबव हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव था, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में विलो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। इस केस में देखिए रिएक्शन का क्या पैटर्न होता है। नाउ रिएक्शन विथ कॉपर, dilute and cold nitric acid oxidizes copper into cupric nitrate and releases nitric oxide। क्या रिलीज होता है यहाँ पर, तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। जिंक के केस में डाइल्यूट एंड कोल्ड नाइट्रिक एसिड लिया तो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हुआ, हॉट एंड कंसंट्रेट लिया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। अब हम कॉपर से ट्रीट कर रहे हैं और एसिड हमने कैसा लिया है, डाइल्यूट एंड कोल्ड लिया है। उस केस में जो गैस रिलीज हो रही है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, NO रिलीज हो रहा है। रिएक्शन का पैटर्न थोड़ा यहाँ चेंज हुआ है। पिछले बार हम क्या करते थे, 2HNO3 को तोड़ते थे, वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता था या नाइट्रस ऑक्साइड देता था, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन देता था। इस बार पैटर्न थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या है, Cu प्लस 2HNO3, ये बनाया CuNO3 ट्वाइस प्लस 2 हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन यहां रिलीज हुआ है। क्या रिलीज हुआ है, नेसेंट हाइड्रोजन, जबकि जिंक के केस में हम क्या रिलीज कर रहे थे, नेसेंट ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए, Cu प्लस 2HNO3 गिव्स CuNO3 ट्वाइस प्लस 2H। नेक्स्ट स्टेप में HNO3 प्लस 3H, ये बनाता है NO प्लस 2H2। अब खास बात देखिए, पहले स्टेप में 2 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज हो रहे थे, दूसरे स्टेप में 3 नेसेंट हाइड्रोजन यूज हो रहे थे, तो इनको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस होगा, तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले स्टेप को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और दूसरे स्टेप को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो क्या देखा आपने, अब इन दोनों स्टेप को हम ऐड करते हैं तो 3Cu प्लस HNO3 देखिए कितना है, 3 2 जा 6
एंड 2 1 जा 2, 6 + 2 यानी 8 HNO3, 2Cu + 8 HNO3 gives 3CuNO3 twice plus 4H2O। कैसे भाई 4H2O, 2 2 जा 4, 4H2O + 2NO, NO का 1 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या मिल गया 2NO। आपके NCERT के बुक में ये इक्वेशन डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। हमने यहाँ पर मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन को लिखा है ताकि आपको इसे रटना न पड़े। यहाँ पर आप हीट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम जाएगी आपको। चलिए नेक्स्ट केस हम लेते हैं कि जब कॉपर को हम ट्रीट करते हैं हॉट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, उस समय क्या प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट स्लाइड। कंसंट्रेटेड एंड हॉट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस कॉपर इनटू क्यूप्रिक नाइट्रेट एंड रिलीजेज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। खास बात, जब जिंक के साथ आपने ट्रीट किया था किसको, नाइट्रिक एसिड को, नाइट्रिक एसिड से जब आपने जिंक को रिएक्ट कराया था, कंसंट्रेट एंड हॉट नाइट्रिक एसिड को जिंक से रिएक्ट कराया था, उस समय कौन सी गैस रिलीज हुई थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस केस में भी वही रिलीज हो रही है। जब आपने एसिड कंसंट्रेटेड एंड हॉट लिया और कॉपर से ट्रीट किया तो जो गैस रिलीज हो रही है वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही है, लेकिन मैकेनिज्म का पैटर्न थोड़ा अलग होगा। देखिए क्या है, Cu + 2HNO3 ये टूट कर देता है CuNO3 ट्वाइस प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन। आगे HNO3 + H, वो नेसेंट हाइड्रोजन यूज हो रहा है, गिव्स NO2 + H2O। याद रहे इस इक्वेशन में एक नेसेंट हाइड्रोजन यूज हुआ है, जबकि पहले स्टेप में 2 नेसेंट हाइड्रोजन बने हैं, इसलिए सेकेंड स्टेप में 2 यूज भी होने चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब हम दोनों स्टेप को ऐड कर देते हैं। क्या मिलेगा भाई, Cu + 4HNO3। याद रहे यहां पर 2HNO3 + 2HNO3, 4HNO3 गिव्स CuNO3 ट्वाइस प्लस 2H2O और प्लस 2NO। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जब जिंक को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट और कोल्ड HNO3 के साथ, उस समय जो गैस रिलीज हो रही थी वह था नाइट्रस ऑक्साइड, और जब आप कॉपर को डाइल्यूट और कोल्ड HNO3 से ट्रीट कर रहे हो तो जो गैस रिलीज हुई वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हमने एसिड को हॉट एंड कंसंट्रेट लिया तो जिंक के केस में भी NO2 गैस रिलीज हुई और कॉपर के केस में भी क्या रिलीज हुई, NO2 गैस रिलीज हुई। सम मेटल्स लाइक क्रोमियम, aluminium etc. do not dissolve in concentrated nitric acid because of the formation of a passive film of oxide on their surface। आप देखोगे कि जो मेटल्स हैं क्रोमियम, एल्यूमिनियम, जब आप इनको ट्रीट करते हो कंसंट्रेटेड एंड हॉट नाइट्रिक एसिड से तो उनके सरफेस पर मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, एक पैसिव लेयर बन जाती है, जिसके कारण ये फर्दर रिएक्शन नहीं करते। तो ये चीज भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा मेटल हॉट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ पैसिव हो जाता है, रिएक्शन नहीं करता। देन आंसर इज क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट, पिछले लेक्चर में भी मैंने ब्राउन रिंग टेस्ट की बात की थी। देखिए ब्राउन रिंग टेस्ट होता क्या है, पहले हम देखते हैं कि आपके स्लाइड में क्या लिखा है। The familiar brown ring test for nitrates is due to the ability of ferrous ion, Fe++ ion, to reduce nitrate to nitric oxide, which reacts with Fe++ to form a brown colored complex। आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में कि जो ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स, वह नाइट्रोसोफेरस सल्फेट का होता है। आज भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट का रीजन क्या है, तो याद रहे फेरस आयन में एक कैपेबिलिटी होती है कि वह नाइट्रेट आयन को नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और इसी के कारण वह ब्राउन रिंग टेस्ट संपन्न कराता है। देखिए क्या लिखा है आगे, हियर डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन is added to an aqueous solution containing nitrate ion, and then concentrated sulfuric acid is added along the side of the test tube, where a brown ring is formed at the interface of solution and sulfuric acid। क्या करेंगे आप
तो नाइट्रेट आयन कंटेनिंग सोल्यूशन लेंगे टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब उसमें हम क्या मिलाएंगे, अब फेरस सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, और मिलाने के बाद टेस्ट ट्यूब के वाल के सहारे, दीवार के सहारे धीरे धीरे उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे। तो आप देखेंगे दोनों सॉल्यूशन के इंटरफेस पर ब्राउन कलर की एक रिंग बनती है। किसकी रिंग होती है, तो नाइट्रोसो फेरस सल्फेट की रिंग होती है, और ये नाइट्रेट आयन का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। देखते हैं रिएक्शन क्या होता है यहां पर। ये देखिए NO3 माइनस प्लस Fe डबल प्लस प्लस 4H प्लस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, गिव्स NO प्लस 3Fe ट्रिपल प्लस प्लस 2H2। आप देख सकते हैं कि फेरस आयन खुद ऑक्सीडाइज हो गया है फेरिक आयन में, और नाइट्रेट आयन को रिड्यूस कर दिया है किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में। यही इसकी कैपेबिलिटी है फेरस आयन की, जिसके कारण यह रिंग टेस्ट होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट। चलिए आगे क्या हो रहा है, FeH2O डबल प्लस। याद रहे जो फेरस आयन सोल्यूशन में है वह हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, आप देखेंगे हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया है। वाटर वहां लिगैंड के समान काम कर रहा था। FeH2O6 डबल प्लस आयन प्लस NO एब्जॉर्ब किया, क्या बनाया, FeH2O5 NO डबल प्लस और प्लस H2O। आप देख सकते हैं कि NO एज ए लिगैंड इंट्रोड्यूस हो गया है, और एक वाटर यहां बाहर निकल गया है। जो रिंग बनती है ब्राउन कलर की वो किसकी होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे बहुत पूछा जाता है। पिछले लेक्चर में भी मैंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था इसको। तो किसकी रिंग बनती है, FeH2O5 NO डबल प्लस H2O। एक और खास बात पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था, यहां पर आयरन +2 स्टेट में नजर आ रहा है अगर हम ऐसे ही देखें तो, लेकिन एक्चुअल में जब हम मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करते हैं तो हम पाते हैं कि यहां आयरन +2 नहीं बल्कि +1 स्टेट में होता है। एक्चुअल में होता यह है कि आयरन भी यहां +1 स्टेट में होता है, और NO जो कि इन जनरल एक न्यूट्रल लिगैंड है उस पर 0 चार्ज होता है, चार्ज नहीं होता, लेकिन इस केस में यह NO प्लस के फॉर्म में होता है, यानी NO भी नाइट्रोसिलीनियम आयन के फॉर्म में होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। देखिए क्या लिखा है, thus in ring test of nitrate ions brown ring of nitrosoferrous sulfate, that is FeH2O5 NoSO4 is formed. In this complex ion, iron appears to be in +2 oxidation state. However, its magnetic moment reveals that in this ion both iron and NO are present in +1 oxidation state. ऑलरेडी बता चुका हूं इस कॉम्प्लेक्स में आयरन +1 स्टेट में होता है। तो कहीं कभी भी आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा जाता है आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है, या NO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, NO किस फॉर्म में होता है। तो याद रहे यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और NO प्लस के फॉर्म में नाइट्रोसिलीनियम आयन के फॉर्म में यहाँ एज ए लिगैंड काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर, HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। याद रहे HNO3 इज ए ऑक्सो एसिड, इट इज एन ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, तो याद रहे ऑक्सो एसिड की एक विशेषता होती है, यहां कोई एक पॉलीवैलेंट एटम होगा, इन दिस केस दैट इज नाइट्रोजन। उस पॉलीवैलेंट एटम से कम एक ऑक्सीजन थ्रू डबल बॉन्ड जुड़ा होगा। आप देख सकते हैं यहां एक ऑक्सीजन थ्रू डबल बॉन्ड जुड़ा है, और इन कंपाउंड में कम से कम एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा होता है। यहां आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है वो थ्रू ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो कंपाउंड HNO3 इन गैसेस स्टेट HNO3 एग्जिस्ट एज प्लेनर मॉलिक्यूल। याद रहे कैसा होता है, प्लेनर होता है, सारे एटम्स सेम प्लेन में होते हैं। प्लेनर मॉलिक्यूल विथ फॉलोइंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा होता है, HO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। यहां पर ONO जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 130 डिग्री। ON के बीच ये जो बॉन्ड है वह 140.6 पिकोमीटर के आर्डर का होता है। H और O के बीच का बॉन्ड 96 पिकोमीटर का होता है।
इन डबल बॉन्ड वो 121 पिकोमीटर का होता है और ये जो एंगल है दैट इज HON का जो एंगल है वह 102 डिग्री का होता है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, HNO3 का। यह एक ऑक्सो एसिड है और साथ में कैसा है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, तो इसकी ज्योमेट्री प्लेनर होती है। दूसरी चीज आपने देखा कि यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अपने एक्वस सॉल्यूशन में लगभग पूरी तरह आयोनाइज हो जाता है, नाइट्रेट आयन देता है और हाइड्रोनियम आयन देता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है वहाँ से क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में भी वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। थैंक यू।